हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग दोनों ही कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड काइंड ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसको हम लोग टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? This is a kind of costing which is applied in businesses engaged in building or other construction work. जैसे कि बहुत सारे ब्रिजेस बनाया जाता है या फिर बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, रोड्स बनाया जाता है। ये जितने भी बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, वो सब हम लोग जनरली वो एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सब इसीलिए जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर में ही आते हैं। उनका जब हम लोग एक ब्रिज बन गया, उसका जब हम लोग कॉस्टिंग करते हैं तो वो आ जाता है हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर में। सो यहाँ पर बोल रहा है द जॉब्स आर यूजुअली द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू विद द कस्टमर्स। और नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि जैसे कि जॉब कॉस्टिंग के टाइम पे हम लोग किसी को अगर अपने घर में कोई फर्नीचर बनवाना है या फिर कपबोर्ड्स बनवाने हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है ना, जो जॉब कॉस्टिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं क्योंकि वो जो जॉब कॉस्टिंग छोटे छोटे चीज़ों के लिए किया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है, ये क्या किया जाता है, ये कोई रोड बनाना है या फिर कोई ब्रिज बनाना है, तो ये जनरली स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए होता है। सो क्या बोल रहा है यहाँ पर, as the number of such contracts handled at a time by a business may not be usually large। मतलब जो number of contracts handled at a time, एक टाइम पर कोई एक कंपनी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल नहीं करती है, बहुत कम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को ही हैंडल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पर एक अपार्टमेंट बन रहा है, कहीं पर एक रोड बन रहा है और कहीं पर एक ब्रिज बन रहा है, बस 3। लेकिन जॉब कॉस्टिंग के केस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बनते रहते हैं। किसी को कपबोर्ड चाहिए, किसी को सोफ़ा चाहिए, किसी को डाइनिंग टेबल चाहिए, किसी को ड्रेसिंग टेबल चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पर अगेन बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज कंपैरेटिवली सिंपलर इन ऑपरेशन दैन जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बोल रहा है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग जॉब कॉस्टिंग में ही अप्लाई करते थे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट, लेकिन एक चीज़ के अलावा। वो चीज़ क्या है? These are modified to suit the particular requirements of the contracts। जैसे हम लोग जॉब कॉस्टिंग में मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये डिफरेंस दोनों के बीच में जब आ जाए तो आपके दिमाग में पहला चीज़ क्या आना चाहिए कि जो जॉब होता है, जॉब लार्ज नंबर्स के होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत कम नंबर्स के होते हैं। While the number of jobs in hand at a time in a concern may be very large, but only a few contracts may be undertaken at a particular time। तो जॉब जो है तो होते हैं वो बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो ओनली थोड़े बहुत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ना बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पर्टिकुलर एक चीज़ पर ही फोकस करना है। ब्रिज बना रहे हैं तो सिर्फ ब्रिज पे फोकस करना है, रोड बना रहे हैं तो सिर्फ रोड पे फोकस करना है। द अक्यूमुलेशन, एनालिसिस, अपॉर्शनमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट इज सिंप्लीफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती है, क्योंकि वो लोगों का फोकस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहता है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर चार्जेबल डायरेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे जो खर्चे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते टाइम, वो सारे डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही चार्जेबल होते हैं। डायरेक्ट एलोकेशन टू सच एन एक्सटेंट इज नॉट पॉसिबल इन जॉब कॉस्टिंग। ऑब्वियसली वो इसलिए क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में छोटे छोटे चीज़ें बनाए जाते हैं और बहुत सारे बनाए जाते हैं, तो उनका जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सबका मिलाकर ही वो लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लग जाते हैं, एक ही चीज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर
जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को चार्जेबल हो जाते हैं। इसका जो फोर्थ पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई रोड बन रहा है या फिर कोई ब्रिज बन रहा है तो वो मोर देन 1 और 2 ईयर्स तक चलता रहता है। ऐसा नहीं कि वो लोग 3-4 महीने में या एक ही पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में वो लोग ख़त्म कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादातर केस में। तो इसीलिए there arises the problem of assessment and crediting of profits on incomplete contracts at the end of the accounting period। तो क्या होता है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है तो उस केस में अकाउंटिंग पीरियड का जब एंड हो जाता है उस केस में उनको प्रॉफिट को क्रेडिट करने में और चीज़ों को असेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग विच इज जनरली यूज्ड इन कौन से एक्टिविटीज़ में, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो इंसान वो कॉन्ट्रैक्ट को लेता है फॉर अ प्राइस उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जिस इंसान से लिया जाता है उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं और जो इंसान उसको लेता है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली किस इंसान का बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वो इंसान जो एक पर्टिकुलर काम को कराने के लिए कुछ पैसे लेता है और वो काम को कर देता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक नॉमिनल अकाउंट बनाता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हमारा जो ये चैप्टर है इस चैप्टर में हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स बनाने हैं। In this account, all the expenses incurred by the contractor are debited। जितने भी expenses है वो डेबिट हो जाएंगे और जितने भी इनकम है मेनली वर्क सर्टिफाइड वो सब क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। और उनके बीच में जो भी डिफरेंस आता है, जो भी वेरिएशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या फिर लॉस। और यहाँ पर हमें लिस्ट दिया है कि कौन से आइटम्स जनरली डेबिट होते हैं। डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस होगा। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में? फर्स्ट आता है मटीरियल्स, फिर आता है वेजेस, फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। और जो डेप्रिसिएशन होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? डेबिट ही करते हैं। जैसे हम लोग P&L बनाते हैं वैसे ही हमें एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, बस इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है जो कि मैं आपको बता दूंगी ग्रेजुअली कमिंग क्लासेस में। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे दूसरे अकाउंट्स में हमें ये करना नहीं पड़ता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमें करना पड़ेगा कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट का उसको हम लोग स्टार्टिंग में डेबिट करेंगे और एंड में हम लोग उसके क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट करेंगे। जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली लिखते थे उसको डायरेक्टली नहीं लिख के ओपनिंग बैलेंस को डेबिट करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट करेंगे। Amounts credited are work in progress which consists of work certified and cost of work uncertified and any scrap of materials। तो ये सब जो है अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन जैसे ही हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे आपको ये सब बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट्स रन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, हाउएवर इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। मैंने आपको बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में लंबे सालों तक चलते हैं। तो हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कितना प्रॉफिट आ रहा है या फिर कितना लॉस आ रहा है वो हमारा कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो द प्रॉफिट अर्नड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्राइमरीली कॉल्ड एज नोशनल प्रॉफिट एंड अ पोर्शन ऑफ विच वुड बी केप्ट ऑन रिजर्व अगेंस्ट कॉन्टिजेंसीज। जो हम लोग फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो अगर हम लोग बना रहे हैं और उसके एंड में हमें एक प्रॉफिट टाइप का मिलता है सारे इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। क्वेश्चन करते करते ये आपको समझ में आ जाएगा। और नोशनल प्रॉफिट का सम अमाउंट ऑफ पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग
रिजर्व बना लेते हैं सो दैट किसी कॉन्टिजेंसी में वो काम आ जाए. द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट आउट ऑफ नोशनल प्रॉफिट. और नोशनल प्रॉफिट से रिजर्व हटाने के बाद बाकी जो बच जाता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. और ये सब में हमें क्या क्या चीज़ कंसिडर करना पड़ता है कि कितना काम हो गया है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एंड कैश कितना रिसीव हो गया है. सो ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया ये सब हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप लोग इजीली इसको समझ जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द स्पेशल आइटम्स, और हम लोग बोल सकते हैं उसको कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के, वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट आता है सब कॉन्ट्रैक्ट. सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए, तो उसमें से आप सोचेंगे कि मैं एक या दो काम आउटसोर्स करा लूँ या फिर कहीं किसी और को दे दूँ, किसी और को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दूँ और उतने पार्ट का वो लोग हमें कर देंगे, काम कर देंगे हमें. दैट इज़ नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल कोई अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें जितने भी डोर्स एंड विंडोज़ बनेंगे वो जो बिल्डर है वो आउटसोर्स करा लेगा या फिर उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करा देगा उसको कि कोई और एक कंपनी या कोई और एक पार्टी आके उसको कंप्लीट करेंगे. दैट इज़ नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग. सो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ नेसेसरी कुछ कंडीशंस में सब कॉन्ट्रैक्टिंग कराना नेसेसरी हो जाता है. सो द फर्स्ट सिचुएशन इज़ जहाँ पर उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कोई भी इंटरनल फैसिलिटी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी इंटरनली अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं वो लोग उसको आउटसोर्स करा लेते हैं कि हाँ हमारे पास तो ये फैसिलिटी नहीं है, हम लोग इसको किसी और के द्वारा करा लेते हैं. सेकेंड पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है ना, आप एक चीज़ को अगर अपने ही खुद मैन्युफैक्चर करोगे तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है. तो उस कॉस्टली अफेयर को हटाने के लिए कभी कभी कंपोनेंट को बाहर से खरीद लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है, तो उस केस में भी ये काइंड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग ही हो गया. थर्ड ऑप्शन है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास जो कैपिटल है वो है, लेकिन अगर उसको हम लोग उस पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो बचेगा नहीं कोई दूसरा काम करने के लिए. हमारे पास 2 जॉब्स हैं करने के लिए, A और B, और हमारे पास फंड लिमिटेड अमाउंट का है. तो अगर हम लोग इस चीज़ को खुद नहीं करके सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी और को, तो हमारे पास जो फंड है वो बच जाएगा दूसरा काम करने के लिए, तो उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और हो सकता है जो फंक्शन B है ये A से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए दे देते हैं. लास्ट वाला जो है वो है कि ये बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और कम टाइम में हमें एक बड़ा असाइनमेंट डिलीवर करना रहता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग ऑपरेशन A को सब कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं सो दैट हमारे पास उतना टाइम बच जाता है कुछ और काम करने के लिए, तो उतने टाइम में हम लोग वैसे ही और 2 काम कंप्लीट कर लेंगे. तो ये सारे केसेस थे जहाँ पर कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया जाता है. नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग जब होता है तो उसके पेमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे दिखाते हैं, उसको हम लोग एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस ही दिखाते हैं, डायरेक्टली उसको चार्ज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. सेकेंड जो टर्म है दैट इज नोन एज सर्वेयर्स सर्टिफिकेट एंड रिटेंशन मनी. ये क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मैंने आपको बताया है कि बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए चलते रहते हैं, तो उस केस में इट इज़ कस्टमरी फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स फर्म टू गेट ऑन अकाउंट पेमेंट्स. मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक अपार्टमेंट बन रहा है और उस अपार्टमेंट का काम जो है फॉर एग्जाम्पल 4 साल तक वो चलेगा, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो बिल्डर है उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट आना चाहिए हर उस कॉन्ट्रैक्टी यानी कि उस अपार्टमेंट में जिन जिन लोगों ने भी घर बुक किया है उन लोगों से उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट आना चाहिए.
तो वो लोग कितना अमाउंट पे करेंगे ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है सर्वेयर्स सर्टिफिकेट से। ये एक टेक्निकल एसेसर होते हैं जो कि एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें ये बताते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है और कितना परसेंटेज ऑफ टोटल मनी जो कॉन्ट्रैक्टी है वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को पे करना चाहिए। सर्वेयर सर्टिफिकेट है वो कि जिसमें वो बताता है कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया है। और रिटेंशन मनी क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट बन रहा है जिसका प्राइस है 60 lakhs, ठीक है। एक फ्लैट का प्राइस है 60 lakhs और अभी तक जो काम हुआ है वो 1/6 काम हो गया है, तो यानी कि कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का काम हो गया है। तो अभी रिटेंशन मनी का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्टी है, यानी कि जिन लोगों ने भी उस अपार्टमेंट में घर बुक करा है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग पूरा 10 लाख नहीं पे करके 7.5 या फिर 8 lakhs पे करेंगे। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। क्यों? Retention money is a sort of safeguard available to the contractee in case the contractor is not able to fulfill one or more of the conditions laid down in the contract. अगर वो लोग ये जो बाकी का 2.5 lakhs रुपीज हैं वो अगर पे नहीं करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको अगर बोल रहा होगा कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, तो ये इतना पैसा लेने के लिए वो बाकी का सारा काम कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि बाकी जो 2.5 lakhs है ये हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं कर रहे हैं और उसको हम लोग रिटेन करके रख रहे हैं अपने पास। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिटेंशन मनी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम लोग 1 या 2 मार्क्स का MCQ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्टिव वर्क। सो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई डिफेक्टिव काम हो गया है बाय द कॉन्ट्रैक्टर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान, तो डिफेक्टिव वर्क विल नॉट एविडेंटली बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टी को उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क है दैट शुड बी चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये हमारा एक्सपेंस के हिसाब से चार्ज होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ये खर्चा हुआ है। इवन तो वो डिफेक्टिव है लेकिन खर्चा तो हुआ ही है। और यहाँ पर बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, जो डिफेक्टिव वर्क हो गया है उसका रेक्टिफिकेशन किया जाता है, तो वो जो रेक्टिफिकेशन का भी कॉस्ट है दैट शुड ऑल्सो बी चार्ज्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बट शोन सेपरेटली। क्योंकि हम लोगों ने कोई डिफेक्टिव काम कर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने कोई डिफेक्टिव काम कर लिया है, उसमें भी उसका खर्चा हुआ और उसको जब वो रेक्टिफाई करने जाएगा तो रेक्टिफिकेशन में भी खर्चे जो हैं वो होते ही हैं। सो इसीलिए ये दोनों ही जो हैं वो चार्जेबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और उसको अलग अलग शो किया जाएगा। नेक्स्ट है एस्केलेशन क्लॉज। ये आप इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि इसमें से आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं और इसमें से MCQ भी आ सकते हैं। MCQ ऑलमोस्ट हर बार इसमें से एक आता है और शॉर्ट नोट भी ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर में ये आता ही है। एस्केलेशन क्लॉज क्या है? दीज आर ऑफन प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स एज सेफगार्ड्स अगेंस्ट एनी लाइकली चेंजेस इन प्राइस और यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल एंड लेबर। सो ये बेसिकली बोल रहा है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल लिया था कि एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट है जिसका प्राइस है 60 lakhs। तो जब कॉन्ट्रैक्टर ने ये प्राइस सेट किया था उस टाइम उन्होंने बोला था कि अप्रॉक्स 60 lakhs ही आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एस्केलेशन क्लॉज को इसीलिए इंसर्ट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में ताकि अगर फ्यूचर में फॉर एग्जांपल सीमेंट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गया, या फिर जो आयरन रॉड है उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या फिर जो लेबर चार्जेस हैं वो सडनली बढ़ गए, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्टर का जो राइट्स है वो सब सेफ गार्ड हो करके ये एस्केलेशन क्लॉज बनाया जाता है। सो अभी हम लोग ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सच अ क्लॉज in a contract would provide that in the event of a specified contingency happening,
द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी सूटेबली इन्हांस्ड। मतलब अगर मटेरियल या फिर लेबर किसी का भी प्राइस या वेज रेट बढ़ जाता है तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। दिस क्लॉज इज particularly necessary where the price of certain raw material are likely to rise, where labor rates are anticipated to increase, and where the quantity of material and labor time cannot be properly assessed or estimated unless the work has sufficiently advanced। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि ये दो केसेस में पॉसिबल है। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है जहाँ पर रॉ मटेरियल और जो लेबर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि उनका प्राइस तो उतना ही है लेकिन हो सकता है कि जितना रॉ मटेरियल हमें चाहिए उसका क्वांटिटी में भी ज़्यादा लगे, या फिर जितना टाइम हम लोगों ने लेबर के लिए सोचा था हो सकता है वो लोग उससे ज़्यादा टाइम ले। तो इन सारे केसेस में जो एस्केलेशन क्लॉज है दैट इज एप्लीकेबल। जैसे एस्केलेशन क्लॉज है वैसे ही डी एस्केलेशन और रिजर्व क्लॉज भी होता है। मतलब अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो जा रहा है तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस कम कर देंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस कम कर देंगे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व क्लॉज और डी एस्केलेशन क्लॉज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको एग्जाम से पहले एक बार ये जो थियोरी है ये एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो हम सबको ही पता है वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। सो यहाँ पर बोल रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। पहला है कि द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना काम कंप्लीट हुआ है उसका कॉस्ट कितना है, बोथ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड क्या होता है? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो सर्वेयर सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफाइड होता है, और अनसर्टिफाइड मतलब उतना काम तो हो गया है लेकिन जो टेक्निकल असेसर आके उसको असेस करेंगे वो असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। सो दैट इज नोन एज अनसर्टिफाइड। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट कंप्लीट। ओके, जितना काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसको भी हमें कंसिडर करना है। और थर्ड है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टेकन एज क्रेडिट। अगेन यहाँ पर बोल रहा है कि बैलेंस शीट में जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको 2 हेड्स में दिखाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड एंड द प्रॉफिट क्रेडिटेड विल अपीयर अंडर द हेड सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस। सो ये बोल रहा है कि जो काम कंप्लीट हो गया है और सर्टिफाइड हो गया है और उतने अमाउंट का जो प्रॉफिट है वो भी क्रेडिट हो गया है तो वो कौन से हेड के अंडर में आता है? सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस हेड के अंडर में आता है वो। और ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। और वाइल द कंप्लीटेड वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, और जो वर्क अभी तक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक असेसर ने सर्टिफाई नहीं किया है, तो उस केस में जो उसका कॉस्ट ऑफ लेबर या कॉस्ट ऑफ मटेरियल या फिर एक्सपेंसेस ऑफ वर्क है जो कि अभी तक कंप्लीशन स्टेज में पहुंचे नहीं है वो सब आ जाता है कौन से हेड के अंडर में? अनसर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस। सो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कल हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें।